नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लोगों ने पूरी पढ़ ली है और आपने कई बार और भी पढ़ी होगी, बट कहीं ना कहीं फिर भी आप लोगों को डाउट रह जाता होगा। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूंगा और उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए, क्या कहा गया है सेक्शन 25 में कि एक जो कन्फेशन है वो पुलिस ऑफिसर को दिया गया। कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, और शुरुआत कहां से होती है? नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। आप ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये 5-6 वर्ड्स, इनको आप रट लीजिए। शुरुआत ओपनिंग सेंटेंस है, और देखिए कानून में ना एक एक वर्ड को बहुत ही इस तरीके से रखा जाता है जिस तरीके से मान लो कि माला में मोती को पिरोया जाता है, कि अगर एक वर्ड इधर से उठाकर कहीं दूसरी जगह लिख दिया गया तो मीनिंग बहुत ज्यादा बदल जाएगा। जिस तरीके से अगर एक किसी मोती को माला में कहीं दूसरी जगह रख दिया गया तो उसकी सारी शोभा बिगड़ सकती है। उसी तरीके से आपने ध्यान रखना है कि वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पर, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। अभी आपको केवल और केवल इतना पढ़ना है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसने कन्फेशन किया, वो यहां पर नहीं लिखा हुआ है। यहां पर लिखा गया है केवल और केवल दो बात, कि एक तो स्टेटमेंट दिया गया है पुलिस ऑफिसर को, और वो दूसरा स्टेटमेंट और दूसरी बात, वो स्टेटमेंट कन्फेशन की कैटेगरी में आता है। बस दो ही बातें लिखी हैं। किसने दिया है ये कन्फेशन, ये यहां पर नहीं लिखा गया। तो ये जो फ्रेज है नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसी फ्रेज में एक और बात छिपी हुई है दोस्तों, कि जब मैंने कन्फेशन की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी तो ये कहा था कि कन्फेशन जरूरी नहीं है किसी पर्सन से किया गया। अपने आप में अकेले बड़बड़ा रहा था एक व्यक्ति कि आज मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो ये कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी ने सुन लिया है ऐसे बड़बड़ाते हुए उसको, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा, और वो व्यक्ति जिसने ऐसा सुना है कोर्ट में जाकर एविडेंस दे सकता है कि इस एक्यूज पर्सन ने ऐसा कन्फेशन किया था। लेकिन यहां पर देखिए, अगेन पढ़िए इन्हीं वर्ड्स को, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। अर्थात इसमें एक कोई व्यक्ति है, वो कोई भी हो सकता है, नॉट नीड टू बी एक्यूज पर्सन, उस व्यक्ति ने कन्फेशन दिया है पुलिस ऑफिसर को। यहां से दूसरी बात यह भी निकल कर आती है कि एक पर्सन है जो एक एंड पर है, जो कन्फेशन कर रहा है। वन पर्सन इज मेकिंग कन्फेशन एंड अनदर इज रिसीविंग द कन्फेशन। इट मींस यहां पर दो स्टेशन हैं, एक स्टेशन से सिग्नल आ रहा है और दूसरे स्टेशन पर उस सिग्नल को रिसीव किया जा रहा है। तो इस सेक्शन 25 को अगर पूरा करना है तो ये कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए। एक व्यक्ति कन्फेशन दे और पुलिस ऑफिसर उस कन्फेशन को रिसीव करे, रिसीव करने की पोजीशन में हो, देन ही ये फ्रेज कंप्लीट होती है। इस फ्रेज का मीनिंग अब आप, मैं समझता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि किस किस तरीके से यहां पर बन सकते हैं। अ कन्फेशन इन लेटर, एक कन्फेशन एक लेटर में है, जितना लिखा जाए आपको केवल उतना समझना है। एक कन्फेशन एक लेटर में लिखा गया है, और वो लेटर को डेड बॉडी के पास छोड़ दिया गया है। एक व्यक्ति ने एक मर्डर किया, मर्डर करने के बाद डेड बॉडी छोड़ दी, उसी डेड बॉडी के साथ में अपना एक कन्फेशनल लेटर भी छोड़ दिया। उसमें एडमिट किया उसने कि हाँ, मैंने ही ये मर्डर किया है। और ये जो लेटर है एक सब इंस्पेक्टर को एड्रेस किया उसने, और इस डेड बॉडी के पास उसे छोड़कर चला गया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, पता चला कि हाँ, किसी पर्सन की डेथ हो गई है, मर्डर हो गया है, तो वो लेटर इस डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ मिला। और पुलिस ने जब उस एक्यूज को पकड़ा तो कहा कि ये जो कन्फेशन है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, पुलिस को नहीं दिया हुआ कन्फेशन है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसको हिट नहीं करती। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये सेक्शन 25 से हिट होगा लेटर में लिखा हुआ कन्फेशन या नहीं होगा? देखिए, जितने भी क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने आएंगे, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए क्वेश्चन को समझने के बाद, और अपना आंसर कमेंट करिए, जिससे कि आप लोगों को अपनी नॉलेज के बारे में
कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही से समझे हैं या नहीं समझे हैं। डजंट मैटर कि आपका वो जवाब गलत है या सही है। आप थोड़ी दिन के लिए छोड़ दीजिए इस बात को। जब धीरे-धीरे पूरा कन्फेशन आप सीख जाएँगे, तब आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएँगे कि ये कॉन्सेप्ट है इस सेक्शन में, और उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप आंसर देने लगेंगे और आपके आंसर ठीक भी होने लगेंगे। तो पॉज़ करके क्वेश्चन का आंसर पहले दीजिए और मेरा आंसर देन बाद में आप सुनने के बाद अपने आंसर को चेक कर लीजिए। तो यहां पर क्या डिसीजन हुआ, आपके अकॉर्डिंग ये क्या लगता है कि लेटर में लिखा गया कन्फेशनल स्टेटमेंट सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके बताइए। और दूसरा एक इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों आप लोगों को कि मेरी वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग देख सकते हैं। अगर पब्लिकेशन के 24 घंटे के बाद आप इस वीडियो को देखना चाहेंगे या और दूसरी वीडियोस को देखना चाहेंगे, तो केवल और केवल मेंबर्स लोग ही मेरी इस वीडियोस को 24 घंटे के बाद देख पाएंगे। और अगर आपको मेंबर बनना है तो यहाँ नीचे चैनल के लोगों के साथ में ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, आप इसको टच करिए, फर्दर प्रोसीडिंग्स पूरी करिए, देन यू विल बी अ मेंबर ऑफ दिस चैनल, और आप फिर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 24 आवर्स भी वीडियोज का एक्सेस ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को देता हूं, अब आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए। एक केस है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966 का केस है, और इस केस में यह माना गया कि यहां जो लेटर में लिखा गया कन्फेशनल स्टेटमेंट था वो सेक्शन 25 से हिट नहीं होगा, क्योंकि इसको माना उन्होंने कि ये पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया गया कन्फेशन। सेक्शन 25 क्या कहती है? कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया था, बट यहां माना कि जो लेटर डेड बॉडी के पास छोड़ दिया गया था, बेशक एक सब इंस्पेक्टर के नाम पर लिखा गया था, बट उसको यहां पर इस केस में माना कि ये कन्फेशन नॉट टू पुलिस ऑफिसर है, इसलिए सेक्शन 25 से ये हिट नहीं होगा, सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ये हिट नहीं होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया? तो इन्होंने देखिए कहा कि जब कन्फेशन की बात आए और सेक्शन 25 या 23 बीएसए को आप पढ़ें, तो एक्यूज एंड पुलिस ऑफिसर दोनों का रिलेशन आपको कुछ ना कुछ बैठाना पड़ेगा। एक एक्यूज होगा और एक पुलिस होगा, और दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। और ये जो कम्युनिकेशन लिखा है एक्यूज ने, ये जो कन्फेशन लिखा है एक्यूज ने, ये कम्युनिकेट किया हो, उसने कम्युनिकेट किया हो पुलिस ऑफिसर। अब कम्युनिकेट करने के तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से कम्युनिकेट किया हो। मान लो उसने एक लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया पुलिस ऑफिसर को, उसके बाद में मान लो कि उसने फोन पर कन्फेस किया, पुलिस ऑफिसर को फोन किया और उस पर कन्फेशन दिया कि यस मैंने ये मर्डर कर दिया। एक तरफ से एक्यूज है और वो कम्युनिकेट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को। अगर कम्युनिकेशन कर रहा है तो फिर तभी सेक्शन 25 उसको हिट करेगी, अदरवाइज सेक्शन 25 हिट नहीं करेगी। अब बात आती है कि एक कन्फेशनल एफआईआर होती है, तो इसके बारे में सेक्शन 25 पर क्या 25 का क्या असर पड़ता है। कन्फेशनल एफआईआर का मतलब है कि एक एक्यूज पर्सन अपराध करने के बाद स्वयं ही पुलिस के पास जाता है और वहां कहता है कि ऐसे ऐसे मैं एक अपराध करके आया हूं, सपोज मैं मर्डर करके आया हूं और मेरा ये स्टेटमेंट है, आप रिकॉर्ड करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। तो यहाँ जो पुलिस ऑफिसर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, सेक्शन 154 सीआरपीसी ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भार साधक अधिकारी के पास जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध से रिलेटेड कोई भी सूचना आएगी तो उसे वो अगर ओरल आई है तो रिकॉर्ड करेगा। अब यहां पर ये जो एक्यूज आया है ये अपनी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, ओरल दे रहा है, तो उसकी ड्यूटी हो गई कि वो उसे रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद उसके सिग्नेचर कराएगा, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रखे गए रजिस्टर में इसे एंटर करेगा, अर्थात जो एफआईआर रजिस्टर होता है उसमें एंटर करेगा। देन यहां पर जो एफआईआर रजिस्टर हुई वो कन्फेशनल एफआईआर है, इसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इस पर सेक्शन 25 का क्या असर पड़ेगा कि ये एफआईआर सेक्शन 25 से हिट होगी या नहीं होगी, आप पॉज करके कमेंट करके बताइएगा। देखिए
क्वेश्चन यही है कि इज इट हिट बाय सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 23 सबसेक्शन 1 BSA। तो इसका जवाब है दोस्तों कि यस, ये हिट होगी। क्यों हिट होगी? कारण क्या है? आपको सेक्शन 25 के ओपनिंग सेंटेंसेस फिर से माइंड में लाइए। नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, तो यहां पर कन्फेशन दिया है एक्यूज ने, और चाहे वो अभी तक एक्यूज नहीं है बट कन्फेशन दिया है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया आपको कि किसने कन्फेशन दिया पुलिस ऑफिसर को, ये नहीं लिखा। कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, तो यहां पर पुलिस ऑफिसर है जिसको स्टेटमेंट दिया है इस व्यक्ति ने, और वही मना किया गया कि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। किस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता? जो किसी भी ऑफेंस का एक्यूज है। तो यही बाद में जाकर एक्यूज बनेगा, तो इसके अगेंस्ट इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। इट मींस इट इज हिट बाय सेक्शन 25। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इसी के लिए, इसी के रिगार्डिंग बात करता हूं मैं। इज दिस कवर्ड अंडर सेक्शन 26 एंड 27 इंडियन एविडेंस एक्ट? नाउ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, ये तो हो गई 26, एंड इसी का प्रोवाइजो ये हो गया 27। क्वेश्चन ये है कि क्या यही कन्फेशनल स्टेटमेंट, कन्फेशनल एफआईआर सेक्शन 26 या सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उसमें कवर होती है? आप जवाब दीजिए। और मेरी तरफ से इसका जवाब है कि नहीं, ये इसमें कवर नहीं होती है। इसका रीजन क्या है क्यों कवर नहीं होती है? क्योंकि जब आप सेक्शन 26 पढ़ लीजिए या सेक्शन 27 पढ़ लीजिए, दोनों में एक वर्ड यूज हुआ है, कस्टडी। एक्यूज ने जो कन्फेशन किया या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी, वेदर इट इज कन्फेशन और अदरवाइज, जब ये इंफॉर्मेशन दी एक्यूज ने, तो ही वाज इन पुलिस कस्टडी। ये मेन वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 26 एंड 27 का, 23 सबसेक्शन 2 एंड इट्स प्रोवाइजो। एक इंग्रेडिएंट है कि वो एक्यूज उस समय पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। बट ये जो कन्फेशनल एफआईआर एक्यूज ने थाने में आकर पुलिस ऑफिसर को अपना स्टेटमेंट दिया, तो जिस समय ये अपना स्टेटमेंट दे रहा था, क्या उस समय ये पुलिस कस्टडी में था? उस समय ये पुलिस कस्टडी में नहीं था, इसलिए सेक्शन 26 एंड 27 में ये कवर नहीं होता है। आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इट इज हिट बाय सेक्शन 162 सीआरपीसी, नाउ सेक्शन 181 बीएनएसएस। आप सब लोगों को पता होगा कि सेक्शन 162 सीआरपीसी या 181 बीएनएसएस ये कहती है कि पहली बात, जो पुलिस ऑफिसर ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी विटनेस का एग्जामिनेशन किया और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो उस पर साइन नहीं कराएगा विटनेस के। अगर विटनेस के साइन करा दिए तो ये 162 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग 181 बीएनएसएस से हिट हो जाएगी। और दूसरी बात लिखी गई इसमें कि इसका यूज क्या हो सकता है? इसका कोई यूज नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट का जो इससे पहली वाली सेक्शन में एग्जामिनेशन होता है 161 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 180 बीएनएसएस, यहां पर जो एग्जामिनेशन करके स्टेटमेंट लिखा गया, उस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं होगा, ये बात कहती है 162 सीआरपीसी। हाँ, एक यूज हो सकता है कि जब जिस पर्सन का ये स्टेटमेंट है ये कोर्ट में आएगा, एज ए विटनेस आएगा, विटनेस बॉक्स में खड़ा होगा, ओथ लेगा, एंड ओथ के बाद जब इसको एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो उस एग्जामिनेशन के दौरान इस व्यक्ति को इस स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट किया जा सकता है, खंडन कराया जा सकता है इस स्टेटमेंट से। तो केवल और केवल एक पर्पज के लिए काम आ सकता है ये, और वो है कंट्राडिक्शन, दैट इज खंडन। और अगर इसको बात करें 145 इंडियन एविडेंस में बताया गया तरीका कि किस तरीके से खंडन होगा, किस तरीके से कंट्राडिक्शन कराया जाएगा, आज की डेट में सेक्शन 148 बीएस। यहां पर ये नहीं है कि 145 कहती है कि इसका कंट्राडिक्शन कराया जा सकता है, नहीं, कंट्राडिक्शन का तरीका बताया है 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में कि किस तरीके से कंट्राडिक्शन कराया जाएगा। और वो कहती है कि अगर आप कंट्राडिक्ट कराना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को, तो उधर उस स्टेटमेंट की तरफ, उस सेंटेंस की तरफ इस विटनेस की अटेंशन को ड्रॉ किया जाएगा और फिर कंट्राडिक्ट कराएंगे आप उससे।
तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, क्या ये 162 सीआरपीसी से हिट होता है? 162 सीआरपीसी को समझने के लिए मेन इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिए कि जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, तो क्या ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया गया था? अगर जवाब आता है कि हां, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया गया था, विवेचना के दौरान किया गया, अन्वेषण के दौरान किया गया, तो तभी 162 से हिट होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं रिकॉर्ड हुआ था, तो फिर 162 से हिट नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर को आकर दिया, तो क्या उस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा था? जवाब आएगा आपका नहीं, उस समय इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था। अर्थात जो कन्फेशनल एफआईआर लिखी गई वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, तो फिर सेक्शन 162 से तो हिट नहीं हुई। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट था किसका? जो आज की डेट में एक्यूज है, जिस पर आरोप लगाया गया और जिसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, उस व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है। अब 162 क्या कहती है कि इसका यूज हो सकता है और केवल कंट्राडिक्शन करने के लिए। किसका कंट्राडिक्शन? जिस व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वो स्टेटमेंट जब कंट्राडिक्ट कराया जाएगा, जब वो पर्सन जैसा जिसने ये स्टेटमेंट दिया है वो एज ए विटनेस एग्जामिन कराया जा रहा हो। तो एक्यूज का स्टेटमेंट है कन्फेशनल एफआईआर, तो एक्यूज तो यहां पर एज ए विटनेस एग्जामिन नहीं हो रहा है, तो इट मींस इससे इस एक्यूज का कंट्राडिक्शन भी नहीं कराया जा सकता। हाँ, कंट्राडिक्शन कब कराया जा सकता है कि ये एक्यूज कहे, विटनेस बॉक्स में आए और कहे कि यस मैं ओथ लेता हूं और एज ए विटनेस मुझे एग्जामिन कर लीजिए आप, देन इसी के स्टेटमेंट से इसको कंट्राडिक्ट कराया जा सकता है कन्फेशनल एफआईआर से। अब इसको कंट्राडिक्ट कराया जा सकता है। तो ये 162 का कॉन्सेप्ट आप साथ में समझ गए होंगे कन्फेशनल एफआईआर के आधार पर। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी मैंने बात कही आपको कि ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया गया हो, तभी 162 सीआरपीसी से हिट होगी। तो अब आपको क्या ये नहीं पता होना चाहिए कि कब कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है? When actually investigation starts। ये बात अगर आपको नहीं पता, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा गया या प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन लिखा गया? इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है। यूट्यूब सर्च बार में अगर आप लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन और साथ में लीगल लैंप लिख देंगे, तो वीडियो निकल कर आ जाएगी। बट इसका जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों कि व्हेन एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। जनरली देखिए, मैं जनरल अगर बात करूं तो जनरल बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगा। तो आप कन्फेशनल एफआईआर के वाले मामले में देखिए, तो जब तक वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है, जब तक उसने अपने उस स्टेटमेंट पे साइन किए और जब तक ये एफआईआर में कन्वर्ट करेगा पुलिस ऑफिसर, तब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जनरली बोल रहा हूं मैं, इन्वेस्टिगेशन जनरली कब शुरू होता है? जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। बट मेरा एक क्वेश्चन कि मान लो कि एक पुलिस ऑफिसर नाके पर खड़ा हुआ है, चेकिंग कर रहा है, एक व्यक्ति पर उसे थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने सोचा क्यों ना इसकी तलाशी ली जाए इसको रोककर। पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो किसी व्यक्ति को इंटरसेप्ट करके रोककर उसकी तलाशी ले सकता है। अब उसने जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने इसकी तलाशी ली, तो उसके पास से प्रोहिबिटेड आइटम मिल गया या रिस्ट्रिक्टेड आइटम मिल गया। सपोज उसके पास से एक अनलाइसेंस्ड पिस्टल मिल गई, जिसका लाइसेंस वो नहीं दिखा पाया, तो अब उसने तो आर्म्स एक्ट का ऑफेंस कर दिया। अब ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? ये पुलिस ऑफिसर उस पिस्टल को अपने पोजीशन में ले लेगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा।
अब इसको फिर सीज भी करेगा। वो सीज करने से पहले उसका एक व्हाइट पेपर पर रखकर उसका एक खाका तैयार करेगा, उसका एक स्केच तैयार करेगा कि ये है कैसी, जिससे कि एक बार सील होने के बाद बार बार खोल के ना दिखानी पड़े। एक कागज पर बनाएगा उसका स्केच कि ये इतनी लंबी है, इस तरीके की है, इस पर ये लिखा हुआ है, ये मेक है, इस तरीके की बातें लिखेगा। और उसके बाद उसको खोलकर चेक भी करेगा। सबसे पहले तो वो चेक ही करेगा कि इसमें बुलेट्स हैं या नहीं, देन उसको वो प्रिपेयर करेगा स्केच। उसके बाद इसको सील भी करेगा, चाहे किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर में करे, चाहे कपड़े में करे, जैसे मर्जी करे, जो उसको उस समय उचित लगेगा उसके आधार पर उसको सीज भी करेगा। तो यहां पर देखिए क्या क्या किया है पुलिस ऑफिसर ने। सबसे पहली बात, उस पिस्टल को जो अनलाइसेंस्ड थी, लाइसेंस नहीं था इस पिस्टल का, उसको सबसे पहले अपने पोजेशन में लिया, नंबर एक बात। दूसरी बात, उसका वो स्केच, उसका इंस्पेक्शन किया उसने कि इसमें कहीं कोई बुलेट्स तो नहीं है। तीसरी बात, उसने स्केच बनाया। चौथी बात, उसने उसको सीज कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, अभी तक तो एफआईआर हुई ही नहीं, पुलिस ऑफिसर ने इतने सारे काम कर दिए, तो क्या ये जितने भी काम उसने किए, क्या ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किए? और इस दौरान अगर उसने कोई कन्फेशन कर दिया, तो क्या वो कन्फेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि दो तरीके के मैटर्स होते हैं दोस्तों, कि एक तरफ तो ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आ रही है, जैसा कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट में एक्यूज ने ऑलरेडी ऑफेंस कर दिया था, पुलिस ऑफिसर के पास आया और इंफॉर्मेशन थी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है? पुलिस ऑफिसर का मेनली दो काम। सबसे पहली बात, क्राइम को प्रिवेंट करना, किसी भी ऑफेंस को होने से पहले रोकना, जिसे प्रिवेंशन कहा जाता है। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि पुलिस सुपरमैन है और सारे के सारे ऑफेंसेस को होने से पहले रोक देगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर मान लो ऑफेंस हो गया है, देन ऐसे ऑफेंस को डिटेक्ट करना, और ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के नाके लगे होते हैं जगह जगह पर। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ऑफेंस ना हो। तो ये उसी दौरान, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन के दौरान, अगर ये कोई एक ऐसी घटना घट गई कि जैसे ही उसके पास से पिस्टल मिली अनलाइसेंस्ड किसी पर्सन के पास से, तो तुरंत जैसे ही उसने लाइसेंस पेश नहीं किया, अर्थात अब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, संज्ञेय अपराध हो गया। अब ये संज्ञेय अपराध जैसे ही इस पुलिस के सामने हुआ, पुलिस की नॉलेज में आया, तो ऐसे मामलों में जहां पर डिटेक्शन वाले मामले होते हैं, तो इनमें कहा जाता है कि जिस समय पुलिस ऑफिसर की नॉलेज में आ गया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, देन तभी माना जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। अर्थात उस पुलिस ऑफिसर ने जो पिस्टल अपने पोजेशन में ली, कस्टडी में ली, उसका इंस्पेक्शन किया, उसका स्केच बनाया, उसको सीज किया, ये सारे काम किसमें किए हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किए। और इस मामले में अगर यहां पर कोई कन्फेशन कर देता है, तो क्या माना जाएगा? वो स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा खूब होगा ऐसा, बट इस एंगल से सोचा नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा इस ये देखिए, लॉ क्या है? लॉ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए कि क्या क्या हो सकता है, और उन पर अपना माइंड अप्लाई करिए कि लॉ क्या कहता है इस पर। तो उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्टार्ट होता है। जनरली तो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब आपको और एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं मैं, उनसे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, के इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे यहां पर, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए आप इसको बीच में छोड़कर मत जाइए, इसको पूरा देखना है।
और आप जरूर रजिस्टर में यहां से नोट करके रखिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए, एक पर्सन है ए, मेक्स अ कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। भैया जैसे ही कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर वर्ड आपको कहीं भी मिले तो आपके माइंड में सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट हिट होनी चाहिए, सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिट होनी चाहिए। टू पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन वन केस, किसी एक केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें अरेस्ट हुआ ए ने कन्फेशन किया। अब क्वेश्चन ये है, कैन इट बी यूज्ड अगेंस्ट दिस एक्यूज्ड इन अनदर केस? क्वेश्चन है कि एक केस में तो कन्फेशन किया उसने, वहां तो उसको यूज नहीं किया जा सकता, क्या यही कन्फेशन इसी एक्यूज के अगेंस्ट जो दूसरा केस है क्या उसमें यूज हो सकता है? इसके लिए आप अपनी राय दीजिए, पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद मेरी राय सुन लीजिए। आप देखिए वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, आपको फिर से मैं वर्ड्स पर लेकर जाऊंगा। नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, आप ये वर्ड रट लीजिए, मेड टू पुलिस ऑफिसर, shall be used as against a person accused of any offense। भैया यहां तक की बातें तो मैंने समझा दी थी, यहां पर यू बात नहीं हुई है, ओपनिंग सेंटेंस है एनी कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, इट मींस यहां पर कहीं नहीं लिखा गया कि यह कन्फेशन किसी एक्यूज ने किया हो, किसी भी व्यक्ति ने किया हो। वो व्यक्ति कौन है लेजिस्लेचर चाहता ही नहीं यहां पर लिखना, बताना नहीं चाहता, वो कहता है कोई भी पुलिस पर्सन हो जिसने कन्फेशन किया, बट पुलिस को किया, बस पुलिस ऑफिसर को किया। और पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन जैसे ही किया तो उस कन्फेशन का यूज क्या है वो आगे बताया, उन्होंने बताया शैल नॉट बी यूज्ड, इसका यूज ही नहीं होगा। कब नहीं होगा? एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस का, एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है उस ऑफेंस को करने का, ऐसे हर व्यक्ति के अगेंस्ट ये वाला कन्फेशन बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, चाहे वो किसी ने भी दिया था। अर्थात एक केस में कन्फेशन किया, पुलिस को किया, वो कन्फेशन अब कहीं भी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता, जबकि वो एक पर्सन किसी भी ऑफेंस का एक्यूज क्यों ना हो, चाहे इस केस में एक्यूज है, चाहे दूसरे केस में एक्यूज है, चाहे तीसरे केस में एक्यूज है, बट ऐसे कन्फेशन का कोई भी यूज ऐसे पर्सन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर ऑब्जर्वेशन बहुत काम करती है। लोग, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होगी कि सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया गया है, तो आप मीनिंग भी बहुत अच्छा निकाल पाएंगे। अर्थात जवाब आता है कि एक केस में कन्फेशन किया एक एक्यूज ने, तो इसका यूज इसके अगेंस्ट दूसरे केस में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, ए एक्यूज पर्सन है, मेक्स अ कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, सेम बात, एक एक्यूज ने कन्फेशन किया पुलिस ऑफिसर को, चाहे जब कन्फेशन किया वो एक्यूज था नहीं था, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कैन इट बी यूज्ड अगेंस्ट एक्यूज बी, दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है क्या? पीछे वाले एग्जांपल में मैंने बताया उसी के अगेंस्ट दूसरे केस में, बट अब यहां मैं कह रहा हूं कि एक एक्यूज ने कन्फेशन किया, हमें चेक करना है कि अब क्या दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट ये यूज हो सकता है, चाहे इसी केस में हो वो दूसरा एक्यूज, चाहे किसी दूसरे केस में हो यही एक्यूज। तो आपका जवाब क्या होगा? फिर से वही सेंटेंस आप ध्यान रखिए कि जो कन्फेशन किया, किसने किया, ये इमैटेरियल है, किसने किया इमैटेरियल, किसी ने भी किया हो, कन्फेशन केवल और केवल एक ही कंडीशन है कि वो पुलिस को किया, अब उसका कोई यूज नहीं है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, बस वो पर्सन एक एक्यूज होना चाहिए किसी भी ऑफेंस का हो। इट मींस वो एक्यूज चाहे ए खुद है, चाहे वो एक्यूज बी है, चाहे एक्यूज सी है, चाहे सेम केस में, चाहे दूसरे केस में, बट वो पर्सन ऑफ
एन एक्यूज, वो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है। अब उस हर व्यक्ति के अगेंस्ट ये यूज नहीं हो सकता जो एक्यूज है, किसी भी अपराध का अभियुक्त है, उसके अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता। तो इसका जवाब भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, अगेन एक ए एक्यूज है, मेक्स अ कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अगेन कन्फेशन किया, पुलिस ऑफिसर को किया, सेक्शन 25 सेक्शन 23 भी ऐसे आपके माइंड में आ गई। अब इसने क्या किया है, इन्वॉल्विंग एक्यूज बी एज वेल एज हिमसेल्फ, इसने अपने आप को भी इन्वॉल्व किया और एक दूसरे व्यक्ति को भी इन्वॉल्व कर लिया। क्वेश्चन है, कैन इट बी यूज्ड अगेंस्ट बी? इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। कन्फेशन किसने किया डजंट मैटर, बट वो कन्फेशन किसी ने भी किया हो, ये यूज ही नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट जो किसी भी अपराध का अभियुक्त है, तो उसके अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपने शायद ऐसा कभी सोचा नहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सोचा हो। अगर ये फैक्ट को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि पहले आपने ऐसा सोचा था, तो कमेंट में यस करके बताइए, टाइम लिख दीजिए वीडियो का कि इतने टाइम पर ये बात आई थी और अब मैं वहां पर यस कह रहा हूं। और अगर आपने नहीं सोचा था कभी ये फैक्ट, तो आप नो कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को नई बात सीखने के लिए मिली है। इंटरेस्टिंग फैक्ट कब आ रहा है समझ में, जब आप सेक्शन 24 एंड 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का कंपैरिजन करेंगे। नाउ अब बात करें तो सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23 का कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन पर आपको क्या मिलेगा देखने को। देखिए सेक्शन 24 जो अब सेक्शन 22 भी ऐसे हो गई है, वहां पर एक वर्ड यूज हुआ है इररेलेवेंट। कन्फेशन इज इररेलेवेंट, संस्वीकृति असंगत होगी। लेकिन जब आप सेक्शन 25 पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 23 पढ़ेंगे, तो ऐसा वर्ड वहां पर यूज नहीं हुआ है। इररेलेवेंट वर्ड सेक्शन 23 बीएसए में नहीं है, जबकि सेक्शन 22 बीएसए में है। इससे अच्छा सेक्शन 23 में है क्या फिर? सेक्शन 23 में बताया गया है कि पुलिस को दिए गए कन्फेशन को यूज नहीं, प्रूव नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी प्रूव्ड, प्रूव नहीं किया जाएगा। अब प्रूव करने का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है आपको कि प्रूव करने की और डिसप्रूव करने की बात तब आएगी जब पहले कोई फैक्ट रेलेवेंट होगा। अगर फैक्ट रेलेवेंट नहीं है तो उसे प्रूव करने की और डिसप्रूव करने की तो बात ही नहीं आएगी। और सेक्शन 23 में बात प्रूव करने की हो रही है, अर्थात जो सेक्शन 23 में कन्फेशन है वो रेलेवेंट तो है, बट प्रूव नहीं किया जा सकता उसको उसी व्यक्ति के अगेंस्ट, नॉट उसी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जो किसी भी अपराध का अभियुक्त है। बट सेक्शन 22 ने क्या कहा कि कन्फेशन इररेलेवेंट है, लेकिन सेक्शन 23 ने कहा कि ये किसी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी एक्यूज के फेवर में प्रूव किया जा सकता है। बट जब इररेलेवेंट की बात आएगी तो इररेलेवेंट का मतलब दोनों बातों के लिए इररेलेवेंट। एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव करना हो तब भी इररेलेवेंट, एक्यूज के फेवर में यूज करना हो, प्रूव करना हो, तब भी इररेलेवेंट। अर्थात सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो इररेलेवेंट वर्ड लिखा, ये कहता है कि कन्फेशन ना तो एक्यूज के अगेंस्ट यूज हो सकता है, ना उसके फेवर में यूज हो सकता है, क्योंकि ये तो इररेलेवेंट है, असंगत है, सुसंगत है ही नहीं। और केवल सुसंगत फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है या डिसप्रूव किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 23 देखिए, वो ये कहती है कि ये एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता, अर्थात एक्यूज के फेवर में यूज किया जा सकता है। तो सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों में एक डिफरेंस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग है, आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को पहली बार ऐसा सुनने को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा,
इस क्वेश्चन का जवाब आपने देना है। क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है, एन एक्यूज इज इन जेल, जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, wrote a letter, confessional letter, wrote a confessional letter to jail superintendent। जो जेल का एक सुपरिंटेंडेंट होता है उसको एक एक्यूज ने जब जेल के अंदर है उसने कन्फेशनल लेटर लिखा और अपने गिल्ट को एक्सेप्ट किया उस लेटर में कि यस मैंने एक मर्डर किया है, जिस अपराध में मैं बंद हूं इस जेल में वो अपराध मैंने किया है। क्वेश्चन इज इट हिट बाय सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 BS? क्या ऐसा कन्फेशनल लेटर क्या प्रूव किया जा सकता है इस एक्यूज के अगेंस्ट? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। दो बातें ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन हुआ, लेटर लिखा, किसको लिखा है? जेल सुपरिंटेंडेंट को, और उसके पास ये पहुंच भी गया। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति को कन्फेशन किया क्या वो पुलिस ऑफिसर है? इस बात को चेक करने के लिए मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिए जो इसी स्क्रीन के एंड में आपको मिल जाएगी, और देन आप पूरा विचार करने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। अगर हाँ या ना में नहीं दे सकते तो एक्सप्लेन कर दीजिए कि इस सिचुएशन में ये होगा और इस सिचुएशन में ये होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले 24 घंटे के बाद अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को आप ज्वाइन भी कर लीजिए। यहाँ पर ज्वाइन का बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट में कल फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।